नमस्कार। सत्य हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर राजभवन की एक अस्थायी महिला कर्मचारी के यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद राज्य की सियासत में उफान पैदा हो गया है। राज्यपाल ने हालांकि इस आरोप को निराधार करार दिया है, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे मुद्दा बनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले शुरू कर दिए हैं। उनका कहना है कि संदेश खाली के मुद्दे को उछालने वालों को यह खबर ही नहीं है कि राजभवन में उनके राज्यपाल क्या करतूत कर रहे हैं। राजभवन और राज्य सरकार के रिश्तों में हाल के महीनों में कड़वाहट आई है। विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलरों की नियुक्ति समेत कई मुद्दों पर दोनों के बीच टकराव होता रहा है। राज्यपाल की राजनीतिक सक्रियता को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। इस आरोप के कारण अब सियासत में एक बार फिर दोनों आमने सामने हैं। संवैधानिक रक्षा कवच होने के कारण राज्यपाल के खिलाफ थाने में कोई लिखित शिकायत दर्ज तो नहीं की गई है। हालांकि महिला ने लिखित शिकायत दी है, लेकिन कोलकाता पुलिस मुख्यालय लाल बाजार की ओर से इस शिकायत की जांच के लिए एक 8 सदस्यीय विशेष जांच टीम का गठन कर दिया गया है। इस टीम ने राजभवन से सीसीटीवी फुटेज मांगा है। पुलिस जल्दी ही राजभवन के कर्मचारियों से भी पूछताछ करेगी। जिस दिन यह मामला सामने आया था उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के दौरे पर ही थे और उन्होंने राजभवन में ही रात गुजारी थी। महिला की शिकायत सामने आने के बाद ही राज्यपाल ने इसे निराधार बताते हुए पुलिस और टीएमसी की वरिष्ठ नेता और राज्य सरकार की मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य के राजभवन में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी। राजभवन की ओर से जारी बयान में कहा गया था कि जिस कार्यक्रम में मंत्री चंद्रिमा शामिल होंगी उसमें राज्यपाल शिरकत नहीं करेंगे। इसकी वजह यह थी कि चंद्रिमा ने सार्वजनिक तौर पर इस मामले को उठाते हुए राज्यपाल को कटघरे में खड़ा कर दिया था। उसके बाद ममता बनर्जी अब इस मुद्दे को अपनी चुनावी सभाओं में लगातार उठा रही हैं और उनको समर्थन भी मिल रहा है। ममता का कहना है कि जो खुद अपने घर में होने वाली घटनाओं का ध्यान नहीं रख सकते, उनको राजभवन में जो घटना घटी है उसका ध्यान नहीं रख सकते, उनको संदेश खाली और महिलाओं का मुद्दा उठाने का कोई हक नहीं है। यहाँ आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के तमाम नेता संदेश खाली में महिलाओं के यौन उत्पीड़न का मुद्दा उठाते रहे हैं और यह उनका प्रमुख चुनावी मुद्दा भी है। अब जो राज्यपाल हैं वो अपने गृह राज्य केरल पहुंचे हैं। उन्होंने वहां भी इस मामले में कहा है कि अंतिम जीत उन्हीं की होगी और भ्रष्टाचार और हिंसा के खिलाफ उनका संघर्ष जारी रहेगा। वहां भी पत्रकारों से बातचीत की थी। उनका कहना था कि मैं भ्रष्टाचार और हिंसा की आलोचना जारी रखूंगा। तृणमूल कांग्रेस के नेता मेरे पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन सत्य की जीत होगी और इस मामले में अंतिम जीत मेरी ही होगी। अब बंगाल पुलिस कानूनी सलाह ले रही है कि इस मामले में कार्रवाई कैसे की जाए। आप जानते हैं राज्यपाल का पद संवैधानिक है, तो उनको आपराधिक मामलों और गिरफ्तारी से रक्षा कवच मिला हुआ है। महिला ने पश्चिम बंगाल पुलिस से अपनी लिखित शिकायत में कहा है कि राज्यपाल ने 2 मौकों पर उनका यौन उत्पीड़न किया है। आइए आपको बताता हूं कि महिला ने अपने शिकायती पत्र में क्या लिखा है। उस महिला ने लिखा है कि 19 अप्रैल को राज्यपाल ने मुझसे कुछ समय निकालने और अपने बायोडाटा के साथ उनसे मिलने के लिए कहा था। करीब 5 दिन बाद 24 अप्रैल को दोपहर 1:15 बजे जब उनसे मिलने के लिए राजभवन पहुंची थी तो थोड़ी देर बात करने के बाद उन्होंने मुझे गलत तरीके से छूने की कोशिश की। मैं किसी तरह खुद को बचाकर उनके पास से निकलने में कामयाब रही। उसके बाद उन्होंने फ़ोन कर 2 मई को दोबारा अपने पास बुलाया। मैं डरी हुई थी, इसलिए अपने सीनियर को साथ लेकर उनसे मिलने राजभवन पहुंची। राज्यपाल ने कुछ देर बात करने के बाद मेरे सीनियर अधिकारी को कमरे से बाहर जाने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने प्रमोशन की बात कहकर लंबी बातचीत करने की कोशिश की और कुछ देर बाद फिर गलत तरीके से छूने लगे। मैंने इसका विरोध किया और वहां से निकलने की कोशिश करने लगी। राज्यपाल ने किसी से नहीं बताने की बात कहकर मुझे जाने दिया।
राजभवन से बाहर आने के बाद महिला ने वहां तैनात पुलिस अधिकारी से इस मामले की शिकायत की, जिसके बाद इसे थाने भेजा गया। कोलकाता पुलिस की सेंट्रल डिवीजन की उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी ने बताया कि एक शिकायत मिली है, जांच की जा रही है। इस मामले पर संवैधानिक विशेषज्ञों के साथ सलाह मशविरा किया जा रहा है। महिला ने आरोप लगाया है कि राजभवन के अंदर उसके साथ छेड़छाड़ की गई, लेकिन उसी दिन राज्यपाल ने कहा कि मैं गढ़ी हुई कहानियों से डरने वाला नहीं हूं। अगर कोई मुझे बदनाम करके चुनावी लाभ उठाना चाहता है तो भगवान उसको आशीर्वाद दें, लेकिन ऐसा करके वह लोग बंगाल में भ्रष्टाचार और हिंसा के खिलाफ मेरी लड़ाई को नहीं रोक सकते। आपको बता दूं, संविधान के आर्टिकल 361(2) के तहत राज्यपाल के पद पर रहने वाले व्यक्ति के खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला नहीं चलाया जा सकता। आर्टिकल 361(3) के तहत राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ गिरफ्तारी या जेल भेजने की कार्यवाही भी नहीं हो सकती, लेकिन उनसे जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज होने के साथ जांच की जा सकती है। ऐसे किसी आरोपों के बाद राज्यपाल के त्यागपत्र या कार्यकाल खत्म होने के बाद उस मामले में नए सिरे से आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है। संविधान के मुताबिक दूसरे प्रावधानों के तहत राज्यपाल बनने से पहले अगर उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हुआ है तो आगे उनके पद पर रहने तक इस तरह के मामलों पर भी रोक लग जाती है। पुराने मामलों में भी आरोप पत्र, गिरफ्तारी या जेल भेजने जैसी कार्यवाही नहीं की जा सकती। संविधान के आर्टिकल 361 में राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य प्रमुख को संवैधानिक मुखिया होने के नाते दीवानी और आपराधिक मामलों में संवैधानिक सुरक्षा दी गई है। इसके पीछे मुख्य मकसद यह है कि संवैधानिक प्रमुख के तौर पर निर्भीक होकर अपने पद की जिम्मेदारी को निभा सकें और उनको किसी तरह के कानूनी उत्पीड़न का डर नहीं हो। वर्ष 1952 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने बिमान चंद्र बोस मामले में राज्यपाल को सिविल मामलों में दी गई संवैधानिक सुरक्षा को सही ठहराया था। हाल में तेलंगाना हाईकोर्ट ने नामांकन विवाद में भी अनुच्छेद 361(1) के तहत राज्यपाल को व्यक्तिगत स्तर पर दी गई संवैधानिक सुरक्षा को सही ठहराया है। वैसे देश में आज़ादी के बाद ऐसे 3 और मामले सामने आ चुके हैं जब राज्यपाल पर गंभीर आरोप लगे हों, लेकिन पश्चिम बंगाल में यह अपने किस्म का पहला ही मामला है। आपको बताता हूं कि पहले कौन से मामले सामने आए थे। पहला मौका तब था जब सेक्स सीडी में फंसे थे आंध्र प्रदेश के गवर्नर एनडी तिवारी। वर्ष 2009 में एक तेलुगु चैनल ने आंध्र प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल एनडी तिवारी की एक वीडियो क्लिप चलाई थी, जिसमें राज्यपाल 3 महिलाओं के साथ आपत्तिजनक स्थिति में नजर आ रहे थे। हैदराबाद हाईकोर्ट ने इस वीडियो क्लिप के चलाने पर तुरंत रोक लगा दी थी। उस समय कई महिला संगठनों ने तिवारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। संवैधानिक सुरक्षा कवच के कारण उनके खिलाफ कार्रवाई तो नहीं हुई, लेकिन सीडी ने सियासत में ऐसा गुल खिलाया कि राज्यपाल ने तबीयत ठीक नहीं होने की बात कहकर उसी दिन शाम को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। दूसरा मामला था राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह का। 1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती और मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने नए आरोपों की जांच की अनुमति दी थी। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह पर भी आरोप थे, लेकिन 2017 में चूंकि वे राजस्थान के राज्यपाल थे, इसलिए उनके खिलाफ न आरोप तय किए गए और न ही मुकदमा चला। इसके बाद तीसरा मौका आया जब मेघालय के राज्यपाल पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वर्ष 2017 में मेघालय के तत्कालीन राज्यपाल वी षणमुगनाथन के खिलाफ भी इस तरह की शिकायत सामने आई थी। तब राजभवन के 80 से ज़्यादा कर्मचारियों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को 5 पेज की चिट्ठी भेजी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि राजभवन में राज्यपाल ने कामों के लिए केवल महिलाओं का चयन किया है और राजभवन को यंग लेडीज क्लब बना दिया गया है। उसके बाद एक महिला ने उन पर भी छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। हालांकि षणमुगनाथन ने अपने खिलाफ लगे आरोपों से इनकार किया था। उस मामले में भी राज्यपाल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी थी। उस समय
मुख्यमंत्री मुकुल संगमा ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से इस मामले पर फैसला लेने की मांग की थी। हालांकि इस आरोप के सामने आने के 2 दिन बाद ही षणमुगनाथन ने राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया था। अब पश्चिम बंगाल में यह ताज़ा मामला सामने आया है। लाख टके का सवाल यह है कि क्या ऐसा आरोप लगने के बाद एनडी तिवारी और षणमुगनाथन की राह पर चलते हुए राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी अपना इस्तीफा देंगे? इस सवाल का जवाब तो आने वाले दिनों में ही मिलेगा, लेकिन फिलहाल इस मुद्दे पर राजनीति लगातार गर्मा रही है। धन्यवाद, नमस्कार।